एक ऐसी नदी जिसका वर्णन हमें ना सिर्फ हमारे चारों ही वेदों में पढ़ने को मिलता है, बल्कि इसकी क्वालिटी और पावर का जिक्र तो इंसानी इतिहास के सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध यानी कि महाभारत के समय में भी देखने को मिलता है। जी हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ द ग्रेटेस्ट सरस्वती रिवर की। लेकिन एक अजीब सा ट्विस्ट बताऊं, असल में जहां एक तरफ हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में इस नदी को सभी श्रेष्ठ नदियों में सर्वश्रेष्ठ और बेस्ट ऑफ ऑल रिवर बोला जाता है, जहां इस नदी के बारे में ये बोला जाता है कि ये सिर्फ अपने वेग से ही बड़ी से बड़ी चट्टानों को चकनाचूर कर देती थी, तो वहीं ग्राउंड रियलिटी बेसिस पर आज हमें ये नदी कहीं पर भी बहती हुई तक नहीं दिखती। तो अब सवाल तो यह है कि अगर हमारे देश भारत में एक समय पर इतनी विशाल और पावरफुल नदी बहा करती थी, तो आखिर आज के समय में उसका अस्तित्व एकदम से ही खत्म हो कैसे गया? क्या ये सिर्फ कोई नेचुरल कोइंसिडेंट है या प्रैक्टिकली किसी एडवांस सुपर पावर ने इस चीज को जानबूझकर किया है? वेल गाइस, तैयार हो जाइए क्योंकि आज की ये वीडियो आपको सरस्वती रिवर के पास्ट और प्रेजेंट एविडेंस दिखाने के साथ साथ एक ऐसी साइंटिफिक रियलिटी भी बताएगी जो आज की डेट में हमारी मेन स्ट्रीम साइंस के रिसर्चर्स की रातों की नींदें उड़ाए बैठे है। तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और चलिए विद प्रूफ एक बार फिर से सॉल्व करते हैं इस नई मिस्ट्री को। सरस्वती, जो भले ही आज की डेट में हमें हमारे देश में बहती हुई दिखाई ना दे, जिसके भले ही पुख्ता ट्रेसेस आज की डेट में हमारे पास मौजूद ना हो, और भले ही जिस रिवर को आप एक काल्पनिक रिवर समझते हो, लेकिन प्रैक्टिकली यही रिवर हमारे पूर्वजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। और उसी का ही जीता जागता एग्जाम्पल ये है कि हमारे पूर्वजों ने ऋग्वेद में 50 से भी ज्यादा अलग अलग बार इस नदी का जिक्र किया है, जिसमें हमारे पूर्वज इस नदी को कितनी इंपॉर्टेंस देते थे, इस बात का अंदाजा आप ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 41वें हिम के 16 वर्ष में लिखे इस श्लोक को पढ़कर लगा सकते हैं। अंबी तमे नदी तमे देवी तमे सरस्वती, मतलब ओ सरस्वती, सबसे अच्छी माता, सबसे श्रेष्ठ नदी, सबसे महान देवी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ऋग्वेद में हमें बहुत से ऐसे टेक्स्ट भी पढ़ने को मिलते हैं जो इस बात को क्लेम करते हैं कि ये नदी इतने मैसिव पावर के साथ बहती थी कि एक गांव के गांव तक को डुबा देती थी, जिसके चलते हुए इस नदी को शांत करने के लिए बहुत सी अलग अलग प्रेयर्स को भी ऋग्वेद में बताया गया। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है दोस्तों कि इसकी प्रेजेंस सिर्फ ऋग्वेद तक ही सीमित नहीं है। असल में ऋग्वेद के अलावा भी हमारे दूसरे वेदों में सरस्वती का जिक्र हमें साफ साफ पढ़ने को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए यजुर्वेद में मौजूद बहुत से मंत्रों में जब सरस्वती के डिस्क्रिप्शन को लिखा गया है, तो उसमें हमें ये पढ़ने को मिलता है कि ये नदी 5 नदियों दृष्टिवती, सतलुज, व्यास, चिनाब और रावी से मिलकर बनी थी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि अगर आज की डेट में हम इंडिया के मैप को जूम आउट करके देखें, तो सरस्वती रिवर के समय या फिर उसके साथ बहने वाली नदियां हमें आज भी बहती हुई नजर आती हैं। लेकिन बात अगर स्पेसिफिक सरस्वती रिवर की जाए तो वो हमें कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अगर हम वेदों के बाद के इवेंट यानी कि रामायण और महाभारत को भी उठाकर देखें, तब भी उनमें हमें सरस्वती की प्रेजेंस क्लियरली देखने को मिलती है। जहां पर महाभारत में तो प्रॉपर एक पूरा इवेंट हमें देखने को मिला, जिसमें बलराम इस नदी के किनारे पर चलते हुए जब पूरी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, तो वो इस यात्रा के दौरान क्लियरली ये नोटिस करते हैं कि सरस्वती नदी, जो एक टाइम पर अपने रौद्र रूप में बहा करती थी, वो अब ऑलमोस्ट सूख चुकी है। तो इस बेसिस पर अगर अब एक सिंपल सी कैलकुलेशन को लगाया जाए, तो अकॉर्डिंग टू इंडियन एंशिएंट टेक्स्ट, सरस्वती नदी आज से हजारों साल पहले तक अपने रौद्र रूप में बहा करती थी, जिसके बाद ग्रेजुअली इस नदी का सूखना शुरू हो गया एंड ड्यूरिंग महाभारत एरा ये नदी ऑलमोस्ट छोटी छोटी झीलों में कन्वर्ट हो चुकी थी, जिसके चलते हुए प्रेजेंट डेट में मानो इस नदी का अस्तित्व ही खत्म हो चुका है। तो अब गाइस, यहाँ पर 2 क्वेश्चन खड़े होते हैं। नंबर 1, अगर एक टाइम पीरियड पर ये रिवर हम इंडियंस के लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी कि हम इसे गंगा से भी ज्यादा पवित्र मानते थे और ये अपने रौद्र रूप में बहा करती थी, तो आखिर ये आज की डेट में गायब हो कैसे सकती है, जबकि इसके साथ की बाकी की नदियां आज भी हमें देखने को मिल रही हैं। और नंबर 2 कि अगर हमारे ऑलमोस्ट सभी ग्रंथों में हमें इस रिवर की प्रेजेंस देखने को मिल रही है, तो क्या मॉडर्न साइंस के पास भी ऐसे एविडेंस मौजूद हैं जो इस चीज को प्रूव करे कि ये नदी वास्तव में बहती थी? वेल गाइस, दिल को थाम लीजिए क्योंकि अब आप कुछ बेहद ही इंटरेस्टिंग जानने वाले हैं।
साल 1893 जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में काम करने वाले CF ओल्डहैम 3 साल की स्टडी करने के बाद सबसे पहली बार हमारे देश भारत के लोगों के सामने सरस्वती रिवर के फ्लो होने के पूरे ही रास्ते को डिस्क्राइब करते हैं, जिसमें उनके अकॉर्डिंग सरस्वती रिवर हिमालय से निकलकर थार डेजर्ट के वेस्ट में होती हुई घग्गर हाकरा को क्रॉस करते हुए रण के कच्छ के बाद अरेबियन सी में जाकर मिल जाती थी। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इसके बाद अलग अलग रिसर्चर्स के द्वारा आगे आने वाले कई सालों तक इसके रूट पर अलग अलग तरीके की रिसर्च को किया गया एंड गेस व्हाट, उन सभी का ही रूट लगभग ओल्डहैम के द्वारा बताए गए रूट से मैच करता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अगर हम इस पॉइंट पर हमारे एंशिएंट टेक्स्ट को उठाकर देखें तो वहां पर भी हमें एक अजीब सी सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। असल में अगर हम ऋग्वेद के इस वर्ष को ध्यान से पढ़ें तो हमें यहाँ पर लगभग नॉर्थ इंडिया की सारी ही रिवर्स का एक सेट पैटर्न देखने को मिलता है, जिसमें सबसे पहले गंगा, देन यमुना, फिर सरस्वती और बिल्कुल लास्ट में बीज नदी का जिक्र है। अब इंटरेस्टिंगली अगर हम इन सारी ही नदियों को क्रम से इनके ओरिजिन के साथ सेट करें तो हमें यहाँ पर एक बहुत बड़ा ऐसा एरिया देखने को मिलता है जिसमें शायद ये सरस्वती रिवर बहा करती होगी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि अगर इस एरिया को ओल्डहैम की स्टडी से कंपेयर किया जाए तो ये ऑलमोस्ट सेम ही बैठते हैं, जिससे ये बात पूरे तरीके से क्लियर होती है कि हिमालय से निकलने के बाद सरस्वती रिवर ईस्ट साइड में नहीं बल्कि वेस्ट साइड में बहती थी। यस आई नो, आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि अगर ये नदी वेस्ट साइड की तरफ फ्लो करती है तो भारत का प्रयागराज जो कि ईस्ट साइड में मौजूद है, वहां पर आखिर त्रिवेणी संगम में इस नदी के पानी की प्रेजेंस की बात क्यों कही जाती है? वेल, इसका भी एक पॉसिबल आंसर दूंगा, लेकिन उससे पहले हम ये जानने का ट्राई करते हैं कि आखिर सरस्वती रिवर का ये रूट ऑथेंटिक कितना है। देखो, बात अगर एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन की जाए तो इस सिविलाइजेशन की ग्रोथ में हमें एक सेट पैटर्न देखने को मिलता है, जिसमें हमें यह पता चलता है कि इस सिविलाइजेशन के लोग सिर्फ उसी जगह पर गांव और शहरों को बसाते थे जहां पर इन्हें प्रॉपर तरीके से नदी का पानी मिल सके। इंटरेस्टिंगली अगर इस सिविलाइजेशन की जियोलॉजिकल लोकेशन पर नजर डाली जाए तो ये वही रूट फॉलो करती हुई हमें नजर आती है जिसका जिक्र एंशिएंट टेक्स्ट में सरस्वती रिवर के पाथ को लेकर डिस्क्राइब किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बात अगर मॉडर्न स्टडीज की भी की जाए तो साल 2014 में इसरो ने स्पेशली इसी नदी की रियलिटी को जानने के लिए बहुत सी सैटेलाइट इमेजेस को भी क्लिक किया। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इन इमेजेस में हमें एक जायंट एंशिएंट नदी के पेलियो चैनल्स भी साफ साफ देखने को मिले, जहां पर किसी किसी पॉइंट पर तो इस नदी की चौड़ाई कई किलोमीटर तक चौड़ी थी। हालांकि ये बात भी पूरे तरीके से सच है कि इस नदी के मेजॉरिटी ट्रेसेस थार डेजर्ट के नीचे दबकर खत्म हो चुके हैं, लेकिन जितने एविडेंसेस अभी तक इसरो को इसके बारे में देखने को मिले हैं उससे ये बात तो प्रूफ होती है कि हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में जिस पावरफुल नदी का जिक्र किया गया है वो सच में किसी टाइम पर भारत की भूमि के ऊपर बहती थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये नदी गायब कैसे हुई? वेल गाइस, शायद ये एक्सप्लेनेशन आपके सर को घुमा दे। देखो, अकॉर्डिंग टू मैनी रिसर्च और डॉक्यूमेंट्स, जब ये सरस्वती रिवर हिमालय से निकलती थी तो ये एक सिंगल स्ट्रीम में निकलती थी, जिसके बाद यमुना और आगे चलकर सतलुज नदी अपना सारा ही ग्लेशियर वाटर इकट्ठा करके इस सरस्वती रिवर को फीड करती थी, जिसकी वजह से नॉर्मल पेस से निकलने वाली ये सरस्वती रिवर प्रैक्टिकली आगे चलकर एक मैसिव जायंट रिवर में कन्वर्ट हो जाती थी। अब इस सिचुएशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब क्रिएट हुई जब मिलियन ऑफ ईयर्स पहले इंडियन टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स के साथ कोलाइड कर गईं, जिसकी वजह से आगे आने वाले कई सालों में बहुत सी नेचुरल बॉडीज डिस्टर्ब होने लगी और अनफॉर्चुनेटली सरस्वती नदी के साथ ऐसे ही 2 मेजर डिस्टर्बेंस क्रिएट हुए जिन्होंने इसका अस्तित्व ही मिटा दिया। असल में गाइस, अब बात अगर इन डिस्टरबेंस की जाए तो सबसे पहला डिस्टरबेंस तब क्रिएट हुआ जब इस डिस्टरबेंस ने यमुना नदी के ओरिजिन से निकलने के बाद टोटली उसके पाथ को ही चेंज कर दिया, जिसकी वजह से जो यमुना नदी सरस्वती की तरफ मुड़ती थी उसने अपना पाथ ड्रास्टिकली चेंज करके गंगा रिवर की तरफ कर दिया और ये सेटलमेंट हमें आज भी देखने को मिलता है। और ऐसी ही लगभग सेम सेटलमेंट आगे आने वाले समय में हमें सतलुज रिवर के साथ देखने को मिली, जहां पर अब सतलुज रिवर
सरस्वती रिवर को फीड करने की बजाय अपनी डायरेक्शन को चेंज करके सिंधु नदी के साथ मिल गई, जिसकी वजह से दो मेजर नदियां जो सरस्वती को एक विशाल रूप दे रही थी, प्रैक्टिकली उन्होंने ही इस नदी का साथ छोड़ दिया। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ओवर अ टाइम पीरियड हमें मॉनसून में भी अच्छा खासा बदलाव देखने को मिलता है, तो जो सरस्वती रिवर मॉनसून के दम पर इंडिविजुअली हिमालय से निकल रही थी, उसकी स्ट्रीम में भी हमें बहुत बड़े स्केल पर बाधा देखने को मिली। रिजल्ट, ये रिवर धीरे धीरे अंडरग्राउंड होकर हमारे इस प्लेनेट अर्थ से गायब हो गई। बट गाइज, इस साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक्चुअली गाइस, भले ही हमारे रिसर्चर्स इस थ्योरी को अभी तक की सबसे सटीक थ्योरी मानते हो, लेकिन ये बात पूरे तरीके से सच है कि इन सभी कॉजेस की वजह से सरस्वती रिवर का फ्लो और विड्थ तो छोटी हो सकती है, लेकिन उसका टोटल अस्तित्व ही गायब हो जाना ये काफी हद तक इम्पॉसिबल लगता है। क्योंकि बात अगर उस समय की दूसरी नदियों की जाए तो ओवर अ टाइम पीरियड उनकी पावर या फिर विड्थ भी काफी ज्यादा कम हो सकती है, लेकिन वो आज की डेट में भी अच्छे खासे लेवल पर एग्जिस्ट करती हैं, और इसलिए यहां पर आकर हमारी साइंस एक डेड एंड को फेस करती है। तो अब सवाल तो यह है कि फिर अगर आखिर यहां पर साइंस काम नहीं कर रही है, तो हमारे एंशिएंट टेक्स्ट जो कि इस रिवर के होने के पुख्ता एविडेंसेस दे रहे थे, क्या उन्हीं टेक्स्ट में हमें कुछ ऐसा देखने या पढ़ने को मिलता है जो इस चीज को हमें समझा सके कि आखिर सरस्वती रिवर के साथ हुआ ही क्या था? वेल गाइज, सच तो यह है कि बिल्कुल देखने को मिलता है, लेकिन वो हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से बिल्कुल ही परे है। कैसे? लेट मी एक्सप्लेन। देखो, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर हम हमारे एंशिएंट टेक्स्ट को फॉलो करें तो ये बात काफी हद तक क्लियर हो जाती है कि महाभारत एरा के टाइम पर ये नदी अचानक से गायब हो गई थी। तो अब सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर फिर महाभारत एरा में ऐसा क्या ही हुआ था जिसके चलते हुए इतनी विशाल नदी एकदम से ही हमारे प्लेनेट से गायब हुई। असल में गाइज, अगर आप भी इस चीज के ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करेंगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि महाभारत के युद्ध और सरस्वती के सूखने के टाइम पीरियड आपस में काफी ज्यादा मैच करते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि अगर हम सरस्वती रिवर के पाथ को फॉलो करें तो आज की डेट में भी हमें इसके बहुत से ऐसे पैलियो चैनल्स देखने को मिले हैं जहां पर हमें विट्रीफाइड सॉइल देखने को मिली है। असल में विट्रीफाइड सॉइल बेसिकली उस सॉइल को कहा जाता है जिसे बहुत ही कम समय में एक्सट्रीम लेवल पर गर्म किया जाता है, और जब ये किया जाता है तो वो सॉइल एक तरीके से कांच जैसे क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाती है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि अब बात अगर उस सिविलाइजेशन की जाए जो कि सरस्वती नदी के किनारे ही बसती थी, तो मोहनजोदारो की खुदाई में हमें बहुत से ऐसे स्केलेटन भी देखने को मिले हैं जिसमें हीट और रेडिएशन का लेवल नॉर्मल लेवल के कंपैरिजन में लगभग 70 गुना ज्यादा था। अब अगर इन दोनों ही चीजों को आपस में कंबाइन करके देखा जाए तो ये चीज काफी हद तक क्लियर होती है कि पास्ट टाइम यानी कि महाभारत के युद्ध के आसपास ही कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर हुआ था जिसकी वजह से ना सिर्फ ये एरिया काफी ज्यादा गर्म हुआ बल्कि इसमें रेडिएशन का लेवल भी एक्सट्रीम लेवल पर पहुंचा। तो अब सवाल तो ये है कि फिर आखिर ऐसा हुआ ही क्या? वेल गाइस, इसका पॉसिबली आंसर हो सकता है ब्रह्मास्त्र। असल में देखो, खुद हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में क्लियरली ये मेंशन है कि ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र था जिसमें 100 सूरज जितनी ताकत मौजूद थी। इवन अगर हम हमारी खुद की ही हिस्ट्री को उठाकर देखें तो उसमें हमें बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है जो उस समय तो छोड़िए, आज के कंपैरिजन के हिसाब से भी काफी ज्यादा एडवांस थी। तो अगर अब इस पॉइंट पर हम सारी ही इंफॉर्मेशन को साइंटिफिक एक्सपेक्ट से देखने का ट्राई करें तो ये चीज काफी हद तक इस ओर इशारा करती है कि शायद महाभारत एरा में इस्तेमाल होने वाली काफी पावरफुल और मैसिव टेक्नोलॉजी ही इस रिवर के सूखने का कारण बनी होगी। एंड इवन इस रिवर बेड में मिलने वाले रेडिएशन और हीट ट्रेसेस भी इसी बात की तरफ इशारा करते हैं। हालांकि देखो, मेन स्ट्रीम मीडिया इस थ्योरी को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती है, और यही वो एक सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए साल 2025 तक हम ये भी पता नहीं लगा पाए हैं कि क्या वास्तव में कोई सरस्वती रिवर भारत देश में बहती भी थी या फिर नहीं, और अगर वो बहती थी तो प्रैक्टिकली क्या इसके सूखने के पीछे का सबसे बड़ा कारण कोई नेचुरल क्लाइमेट था या किसी एडवांस सिविलाइजेशन की टेक्नोलॉजी। सो इन द लास्ट, अब बस एक डाउट जो आपके दिमाग में बचा होगा वो ये है कि अगर ये रिवर हरियाणा और राजस्थान के वेस्ट साइड में बहा करती थी तो प्रैक्टिकली प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में अंडरग्राउंड बेसिस पर ये रिवर जाकर
मिल कैसे सकती है? वेल गाइस, सच तो ये है कि NGRI और CSIR के 2026 से लेकर 2021 के सर्विस के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डेटा से ये बात काफी हद तक प्रूफ होती है कि त्रिवेणी संगम में फिजिकली सरस्वती रिवर नॉर्मल फ्लो होकर या फिर अंडरग्राउंड बेसिस पर जाकर नहीं मिल सकती। और ऐसा इसलिए है कि अगर बाई चांस कोई भी रिवर अंडरग्राउंड बेसिस पर जाकर अपने चैनल्स को भी क्रिएट कर ले, तब भी उसके पाथ में इतने बड़े स्केल पर डिविएशन देखने को मिल ही नहीं सकता। तो मे बी ये हो सकता है कि जब नेचुरल कॉजेस की वजह से यमुना ने सरस्वती का साथ छोड़कर वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहना शुरू किया और वो गंगा रिवर में आकर मिली, तो उस समय इंडिया में एक मिसकंसेप्शन जनरेट हुआ, जिसमें लोगों को ये लगने लगा कि शायद अभी भी यमुना किसी न किसी पॉइंट पर सरस्वती के साथ मर्ज होकर गंगा में आकर मिली है और प्रैक्टिकली प्रयागराज की तरफ यमुना जिस वाटर को ला रही है उसमें यमुना के साथ सरस्वती का पानी भी मिक्स है। हालांकि देखो गाइस, ये चीज भी सिर्फ थ्योरी है जिसे बहुत से लोग सच मानते हैं। प्रैक्टिकली सच क्या है ये हमें आज तक नहीं पता। तो गाइस, अब मुझे आपसे 3 क्वेश्चन के जवाब चाहिए। नंबर 1, ये सारी ही इंफॉर्मेशन देखने के बाद आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में हमारे देश में सरस्वती नाम की कोई नदी मौजूद थी या फिर नहीं? नंबर 2, अगर वास्तव में वो नदी मौजूद थी तो वो आखिर सूख कैसे गई? और नंबर 3, कि क्या वास्तव में आज भी अंडरग्राउंड किसी भी तरीके से ये नदी इस त्रिवेणी संगम में जाकर मिलती है या फिर नहीं? आपको जो कुछ भी लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या पता हमारा ये डिस्कशन इस मिस्ट्री को ही सॉल्व कर दे। गाइस, अगर आपको मेरी ये मेहनत और रिसर्च पसंद आई हो तो हर एक वीडियो की तरह इस वीडियो को भी 6000 लाइक तक जरूर पहुंचाइएगा। अगर विद प्रूफ इन्हीं तरीके की ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो 2 वीडियोस दिख रही हैं इन्हें भी चेकआउट जरूर करना गाइस, क्योंकि ये भी अपने आप में काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। जय हिंद।